हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नोक झोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल। पिछले एपिसोड में सबने सुना ईशा अपने लिए रुद्र के दिल में नफरत भरने के लिए उसकी नापसंद वाली सारी चीज़ें करती है, जैसे छोटे कपड़े पहनना, ज़्यादा मेकअप करना। लेकिन रुद्र उसे समझाता है, मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करूँगा और नहीं अभी शादी करूँगा। हम कुछ दिन तक एक दूसरे के साथ डेट करेंगे, उसके बाद अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम शादी करना, नहीं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और रीसा खुश हो जाती है। तो अब आगे। रात के 10 बज चुके थे। वसीम और सांझ रुद्र के सामने खड़े थे। वसीम ने अपने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे और सर हल्का सा झुका था। रुद्र कुछ देर तक खामोशी से वसीम को देख रहा था। बैठ जाओ, उसने अपनी कोल्ड आवाज में बोला, लेकिन वसीम बैठा नहीं। सांझ से शादी करना चाहते हो? रुद्र ने अपनी नज़र उसके चेहरे पर जमाए ही पूछा। यस बॉस, वसीम ने बिना लड़खड़ाए और बिना डरे कहा, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही धीरे थी। सांझ अपने भाई को एकटक देख रही थी, लेकिन रुद्र की नज़र सिर्फ वसीम पर थी। क्या सांझ के लिए अपनी जान दोगे? ये सुनकर वसीम और सांझ दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों रुद्र को देखने लगे। रुद्र का चेहरा देखकर इस वक्त कोई नहीं कह सकता था उसके मन में क्या चल रहा है। रुद्र धीरे धीरे चलता हुआ वसीम के पास आया। सांझ ने जोर से वसीम का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने एक झटके से वसीम के कमर में पीछे लगी गन को निकाल लिया और वापस से सोफे पर बैठ गया। उसने गन लोड किया और वसीम पर तान दिया। ये देखकर सांझ के चेहरे की हवायां उड़ने लगी। वो जल्दी से वसीम के आगे आ गई। भाई, ये आप क्या कर रहे हो? 1, 2। रुद्र ने काउंटिंग शुरू कर दी। ये देखकर वसीम ने जल्दी से सांझ को अपने आगे से हटा दिया। सांझ थोड़ी दूर जाकर गिरी। वसीम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आगे होने वाले हरकत के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अंदाजा हो गया था कि रुद्र अब क्या करने वाला है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम्हें सांझ चाहिए या अपनी जिंदगी? वसीम कुछ नहीं बोला और खामोश रहा। तुम्हारी खामोशी तुम्हें मौत चुनने के रास्ते पर खड़ी कर रही है। रुद्र की आवाज कठोर होती जा रही थी। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, कहते हुए सांझ रुद्र के पास आ गई और उसका हाथ पकड़ ली। तुम इसके लिए मर सकते हो, इसके आगे आकर खड़ी हो सकती हो, इस पर चलने वाली गोली को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो। क्या ये तुम्हारे लिए मर सकता है? आपको उसकी खामोशी बता रही है ना, उसने कौन सा रास्ता चुना है। सांझ की आंखें बिल्कुल नम हो गई थी। अब आपको और क्या चाहिए? अपना प्रेम साबित करने के लिए इसे मरना होगा, मगर ये मेरी गोली से बच गया तो तुम्हारा नहीं तो, कहकर रुद्र गोली चला देता है। गोली वसीम के कंधे को छूकर निकल जाती है और वसीम के कंधे से खून निकलने लगता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। अपना हाथ अपने कंधे पर रखकर खून रोकने की कोशिश करता है। सांझ का पीठ वसीम की तरफ था और वो रुद्र को समझाने में इतनी व्यस्त थी, उसे पता ही नहीं चला कि गोली कब चली। बंदूक में साइलेंसर लगे होने की वजह से आवाज़ नहीं आया। थोड़ी देर बाद रुद्र सांझ को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, वसीम तुम्हारा हुआ। ये सुनते ही सांझ झट से रुद्र से अलग हो जाती है और पलट कर देखती है। अब वसीम का सहन शक्ति जवाब दे रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा होने लगा और अभी वो गिरता उससे पहले ही रुद्र ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। आ जाइए, उसने ये बात दरवाजे की तरफ देख कर कहा। दरवाजे पर रोनी पहले ही डॉक्टर के साथ खड़ा था। सांझ रुद्र के गले लग गई और रुद्र बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा और सांझ सुबकने लगी। तुम्हारा हम रक्षक इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, बस बेहोश नहीं हुआ है। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई किसी कमज़ोर हाथ में तुम्हारा हाथ देगा? कहते हुए रुद्र सोफे पर बैठ गया और सांझ उसके गोद में बैठकर उसके गर्दन में अपना सर छुपाकर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चले जाते हैं। वसीम बेड पर बैठ जाता है। सांझ जल्दी से बेड पर चढ़ती है और वसीम के गले लग जाती है। ये देखकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। आखिर अपने भाई को मना ही लिया वसीम। वसीम भी सांझ को जोर से गले लगाता है। इसी तरह रात बीतती है और सूरज अपनी नई किरणों के साथ फिर से आकाश में चमकता है।
लेकिन उसके साथ साथ वो आज बारिश लेकर आया था। सावन के महीने में बारिश आम बात थी। ठंडी ठंडी हल्की हवा चल रही थी और मौसम में सर्दी बढ़ रही थी। इसीलिए ईसा आज बहुत पहले ही जाग गई थी और वो खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश देख रही थी। मन तो उसका बहुत हो रहा था बारिश में जाकर खेलने की, लेकिन रुद्र के डर की वजह से वो जा नहीं पा रही थी। उसे डर था कि अगर कहीं फिर से उसे बुखार हो गया ना तो पता नहीं क्या होगा, और अपना मन मारकर वही खिड़की से ही बारिश देखने लगी। और इधर मल्होत्रा हाउस में सब यूएसए जाने की तैयारी में लगे थे, लेकिन गीत उसका ड्रामा अभी भी शुरू था। नहीं पापा, मुझे यूएसए नहीं जाना, मैं पागल नहीं हूँ पापा। मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा दोनों उसे गले लगाए खड़े थे। उसका भाई जीत अपनी माँ के पास ही खड़ा था। वो माहौल बहुत ही गमगीन हो गया था। वहीं पास में उनके फैमिली डॉक्टर के साथ साथ मेंटल असाइनमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर खन्ना भी थे। गीत मिस्टर मल्होत्रा को नहीं छोड़ रही थी। पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं टाइम से दवा लूँगी। अब मैं जिद नहीं करूँगी। मैं रुद्र से प्यार करती हूँ पापा। उसे पाने के लिए कोई गलत काम नहीं करूँगी पापा। प्लीज़ मुझे यूएसए मत भेजिए। मुझे यूएसए नहीं जाना है पापा, वहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता। मिसेज मल्होत्रा ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। हम तुम्हें हमेशा के लिए यूएसए नहीं भेज रहे हैं मेरी जान। अब तुम ठीक हो जाओगी तो हम सब साथ साथ रहेंगे। भाई, ये सब मुझे पागल कह रहे हैं। जीत गीत को अपनी बाजुओं में समा लेता है। गीत, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। डैड मॉम भी चल रहे हैं और हम सब कुछ दिन वहीं रहेंगे, ठीक है? जब गीत का रोने और चिल्लाने का असर किसी पर नहीं हुआ तो उसका गुस्सा बढ़ने लगा और वो आक्रामक होने लगी और चिल्लाने लगी। मुझे यूएसए नहीं जाना है। सुना आप लोगों ने? मुझे यूएसए नहीं जाना है। मैं रुद्र से शादी करूंगी और वो ईशा, उसे तो मैं जान से मार दूंगी। उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझसे मेरे रुद्र को छीना है पापा। और फिर वो आसपास के सामानों को तोड़ तोड़कर अपना गुस्सा निकालने लगी। 2 मेड की मदद से जीत ने और मिसेज मल्होत्रा ने उसे पकड़ा। डॉक्टर खन्ना ने जल्दी से गीत के बाँह पर इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर बाद गीत शांत होने लगी। मिसेज मल्होत्रा मिस्टर मल्होत्रा को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। जीत उन्हें संभालने लगा। मॉम, अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो गीत कैसे ठीक होगी? हमारी बच्ची कितनी तकलीफ में है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। गीत को गोद में उठाकर जीत आगे बढ़ा और उसके बॉडीगार्ड छाता लेकर उसके पीछे पीछे चल दिए। इधर रुद्र रेडी होकर मंदिर जाने के लिए हॉल में बैठा था। तभी उसे ईसा नीचे आती हुई दिखी। रुद्र को देखकर ईसा समझ गई कि वो मंदिर जा रहा है और वो जल्दी जल्दी चलकर उसके पास आई। गुड मॉर्निंग, ईसा ने बड़े ही प्यार से कहा। यह देखकर रुद्र के चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। क्या हुआ? तुम इतनी तेज तेज क्यों चल रही हो? आप मंदिर जा रहे हैं ना? मुझे भी ले चलिए। पूरे दिन में बोर हो जाती हूँ। सांझ भी नहीं रहती है। वो कॉलेज चली जाती है। मैं अकेले क्या करूँगी? प्लीज़, कहते हुए ईसा ने पप्पी जैसा फेस बना दिया। रुद्र ने ईसा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। तुमने सिस्टर को क्यों भेज दिया? मैं तो ठीक हो गई हूँ ना, इसलिए अब मुझे सिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, कहते हुए ईशा हॉल में सोफे के आसपास चलने लगती है। मैं अच्छे से चल सकती हूँ और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। तभी सामने से वसीम आया। उसके कंधे का चोट देखकर ईशा पूछती है, अरे, कल शाम तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, आज आपके कंधे को क्या हो गया? उसकी बात को रुद्र और वसीम दोनों ने इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गए। चलना है तो चलो, नहीं तो कमरे में जाओ, जाते जाते रुद्र ने कहा। ईसा बिना कुछ बोले मन में कोसते हुए उसके पीछे चल दी। दरवाजा पर बॉडीगार्ड छाते की आड़ लेकर उन दोनों को सुरक्षित गाड़ी में बैठाए। गाड़ी में बैठने के बाद रुद्र के आगे पीछे कई गाड़ियों का काफिला चल दिया। आज ईसा को रुद्र की भव्यता का पता लग रहा था। यह आदमी सच में राजा है। ईसा ध्यान से गाड़ी को अंदर ही अंदर देख रही थी। जल्दी जगने की वजह से और ठंडे मौसम की वजह से उसकी आंखों में नींद ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और ईशा धीरे धीरे सो गई। रुद्र उसे अपने कंधे का सहारा देकर सुलाया और मैगजीन पढ़ने लगा। वसीम ड्राइविंग सीट पर बैठा फ्रंट मिरर से दोनों को कभी कभार देख रहा था और मन ही मन ईशा को धन्यवाद देने लगा।
अगर आप बॉस अगर आप बॉस से नहीं मिली होती तो शायद कल रात वाला फैसला बॉस कभी नहीं लेते। आपने बॉस को प्यार करना सिखा दिया, शायद इसलिए वो मेरे और सांझ के रिश्ते के लिए माने। थैंक यू सो मच मैम। और वसीम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में गाड़ी सरवाना महाकाल मंदिर के पार्किंग में रुकी तो ईशा जग गई। वसीम ने रुद्र की साइड का दरवाज़ा खोला और फिर रुद्र ने आकर ईशा के साइड का दरवाज़ा खोलकर अपनी हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसके इसके साथ ही उसने ईशा को मास्क पहनने को बोल दिया ताकि ईशा और ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आए। ईशा ने मुस्कुराते हुए रुद्र का हाथ थाम लिया। उसे रुद्र का ऐसे बिहेव करना बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो उस खड़ूस को देख रही थी और धीरे धीरे गाड़ी से नीचे उतर गई। बॉडीगार्ड ने उन दोनों को अपने घेरे में लिया और मंदिर की तरफ बढ़ गए। रुद्र गर्भगृह में अपने एक पैर पर खड़ा होकर पूजा करने लगा और ईशा वहीं रेलिंग के बाहर खड़ी हो गई। वसीम ईशा के बिल्कुल बगल में खड़ा था। थोड़ी देर बाद रुद्र ने अपना सर घुमाकर ईशा को अपने पास बुलाया और पंडित जी ने जल्दी से गर्भगृह का दरवाज़ा खोला। उन्होंने ईशा को झुककर ग्रीट किया तो ईशा को थोड़ा अजीब लगा। पंडित जी भी आज पहली बार किसी लड़की के साथ रुद्र को देख रहे थे। ईशा रुद्र के बगल में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने अपना दुपट्टा अपने सर पर रखा हुआ था। पंडित जी ने ईशा को भी तिलक लगा दिया। पंडित जी ईशा को घूर रहे थे तो रुद्र ने उनकी शंका दूर करते हुए कहा, पंडित जी, ये मेरी होने वाली धर्मपत्नी है। ओ ओ ओ पंडित जी ने जल्दी से एक बड़ा सा मुस्कान दिया और अपनी निगाहों को हटा लिया। वहीं थोड़ी देर व्हील चेयर पर एक लड़का बैठा था जो कि रुद्र को घूर रहा था। उसके हाथ और पैर में प्लास्टर लगा हुआ था और उसके पीछे एक 50 साल की महिला और एक लड़की खड़ी थी। वो शायद उसकी माँ और बहन थी। वो लड़का ईशा का फेस तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे रुद्र से बहुत सारी शिकायतें थी। उसी की वजह से आज वो इस हालत में था। अपने घर का इकलौता होने की वजह से वो कमाना छोड़ चुका था और उसके घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। आज उसकी माँ सावन में पूजा करने आई थी तो उसे घर पर नहीं अकेले छोड़ा था, उसे भी अपने साथ लेकर आई थी। उस लड़के को ईशा की आंखें जानी पहचानी सी लग रही थी और उसने मन ही मन कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस लड़की को मैं जानता हूँ। और ये रुद्र सिंघानिया, ये कब से लड़की के साथ घूमने लगा? ये तो लड़कियों से कोसों दूर रहता है। अभी वो मन ही मन सोच ही रहा था कि उसकी माँ ने उसके सामने प्रसाद किया। बेटा, प्रसाद लो। उसने मजबूरी में अपना दाहिना हाथ दिखाया। अरे कोई बात नहीं। उसकी माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और प्रसाद का निवाला सीधे उसके मुंह में डाल दिया। उसके बाद उसने अपनी बेटी को भी मुंह में ही प्रसाद खिलाया। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने रुद्र और ईशा की हथेली पर पानी रखा। उस पानी को ईशा और रुद्र ने एक साथ ही अपने होठों से लगाया और अपने माथे पर पीछे की तरफ घुमा लिया। रुद्र ने दोबारा अपनी आंखें बंद की और महादेव से बात करने लगा। उस दिन के लिए धन्यवाद, आपने अपना वादा पूरा किया। अब आपको मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपनी और ईशा दोनों की हेल्प खुद कर सकता हूँ, बस आप हमारे साथ रहना। इधर ईशा भी अपने मन में कह रही थी, पता नहीं इस डेविल के दिमाग में क्या चल रहा है। महादेव जी, बस इस सनकी के दिमाग से ना आप सनकीपन निकाल दीजिए। वैसे ये है बहुत ही अच्छा, लेकिन थोड़ा सा दिल का कड़वा है। आप ना अपने सावन में चढ़ने वाली सारी मिश्री ना इसके दिल में घोल दीजिए ताकि इसके दिल में भी थोड़ी सी मिठास आ जाए। रुद्र काफी देर से आंखें बंद किए हुए ईशा को देख रहा था। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन उसे नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद होने के बावजूद भी मूवमेंट कर रही थी। यह देखकर रुद्र समझ गया कि महादेव जी से कोई बहुत ही लंबी चौड़ी शिकायत चल रही है। थोड़ी देर के बाद दोनों वहां से निकल आए। इधर रोनी आदित्य को लेकर अपने घर पर पहुंचा था प्रथा से मिलने के लिए, और रोनी प्रथा की केयर खुद से ही कर रहा था। आदित्य ये सारी बातें बड़ी ही ध्यान से नोटिस कर रहा था और वो कभी प्रथा को तो कभी रोनी को देख रहा था और उन दोनों के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा था। जहाँ उसे रोनी की आंखों में प्रथा के लिए भर भर कर प्यार दिख रहा था, वहीं प्रथा की आंखों में उसे कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा था। प्रथा बस रोनी की सारी केयर समझकर ही ले रही थी। आदित्य ने अचानक से सवाल कर दिया, आप दोनों पहले भी कभी मिले हैं क्या? का जवाब प्रथा ने दिया, हाँ, वो ईशा की गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो मैं जा रही थी उसे लेने,
तो इनकी भी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो हमने और ईशा ने साथ में मिलकर इन्हें मार्केट छोड़ा था। आदित्य ने एक फीकी सी हंसी दी। ओह वैसे अब तुम चल पा रही हो? नहीं। ओके ठीक है, माँ से बात कर लेना। ठीक है, मैं कर लूँगी। रोनी ने जब देखा कि आदित्य जाने लगा, उसने प्रथा से ज़्यादा बातें नहीं की, तो वो वहाँ से जाते हुए बोला, अब आप दोनों बातें कर लीजिए, मुझे कुछ काम है। उसके जाते ही आदित्य प्रथा के पास बेड पर आकर बैठ गया और उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? प्रथा ने उसे घूर कर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या चल रहा है? अंधा नहीं हूँ मैं, दिखाई देता है मुझे। प्रथा तो इन सबसे अनजान थी। कुछ भी नहीं चल रहा, बस वो हेल्प कर रहे हैं मेरी। और तुम ना अपने दिमाग में ना ज़्यादा उल्टी पुल्टी बातें मत सोचा करो। कहते हुए प्रथा ने अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे मन में रोनी सर के लिए कोई भी भावना है तो उसे अपने मन से निकाल दो। उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं है और रुद्र सर को बचाने के लिए वो उनके ऊपर चलने वाली गोली को अपने ऊपर भी ले सकते हैं। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्रथा चिढ़ते हुए बोली। तुम जाओ यहाँ से। हाँ, मेरी बातें तो तुम्हें बुरी ही लग रही है। देखो आदि, तुम छोटे हो ना, तो छोटे रहो। मेरी बाप बनने की जरूरत नहीं है। छोटा हूँ मैं तुमसे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। बाकी मैं तुम्हारे बराबर का हूँ। तो बड़ा हूँ या छोटा, भाई हूँ मैं तुम्हारा। और तुम कुछ भी करती रहोगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और सारी उम्र तो तुझे मैं अपने घर में बिठा कर रखने से रहा। तो ये रोनी सर को ना अपने मन से निकाल दो तुम। आदित्य ने अपनी एक उंगली प्रथा की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं? दोनों काफ़ी उलझ पड़े थे। बाहर बैठा रोनी उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में बहुत दर्द हुआ। एक भाई अपने बहन की जिंदगी को लेकर कितना अनसिक्योर है। और वो सोचने लगा, सच्ची तो कह रहा है आदि, मेरे जीवन का क्या भरोसा है? आज हूँ कल नहीं। क्या पता रुद्र सर पर चलने वाली गोलियाँ कब मेरे सीने में लग जाए। नहीं, मैं प्रथा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी भावना पर कंट्रोल करना होगा। कहते हुए उसने जोर से अपनी आंखें बंद की और अपने सर को दीवार से टिका लिया। इसी तरह थोड़ी देर तक झगड़ने के बाद आदित्य वहां से चला गया और जाते जाते प्रथा को ये धमकी देकर गया, कल सुबह ही मैं तुम्हें लेने आऊँगा। सिर्फ आज भर तुम यहाँ हो, उसके बाद तुम ईशा के घर रहोगी। प्रथा ने भी उसी तरह चिल्लाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही यहाँ से, सुना तुमने? और दोबारा तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो खुद ही आ जाऊँगी। अब तक काफ़ी टाइम हो गया था। सुबह के 9 बज गए थे और अब ईशा को भूख लगने लगी थी। ईशा ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? रुद्र ने एक नज़र ईशा को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। तो ईशा ने मन ही मन उसे खड़ूस कह दिया, खड़ूस कह के। और फिर उसने जोर से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? आप बताने का कष्ट करेंगे? मुझे भूख लगी है क्योंकि मैं इंसान हूँ, आपकी तरह मशीन नहीं जो पूरे दिन काम 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 और खाने के नाम पर उबला हुआ खाना खा लिया। रुद्र अपना एक भौं उठाकर ईशा को घूरता है और ईशा चुप हो जाती है। गाड़ी सड़क पर भाग रही थी और देखते ही देखते वो गाड़ी होटल आर्कियाड के नीचे आकर रुकती है। सामने होटल आर्कियाड का बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग था। ईशा उस बिल्डिंग को देखकर अपना मुंह खोले रुद्र को देखने लगी। हम खाना खाने आए हैं? रुद्र ने कुछ नहीं कहा और वो गाड़ी से नीचे उतर गया। इधर बुआ दादी अपने घर के सामने गार्डन में बैठी थी और उनके आसपास 2-4 महिलाएं थी जो उनकी पड़ोसन थी। उसमें ईशा की मिश्राइन काकी, ठाकुर दादी और मिस्टर पुरोहित थे। उनके साथ उनकी पत्नी मिसेज पुरोहित भी थी और बुआ दादी अपने ईशा के ससुराल की बखान में लगी हुई थी। अरे बहुत बड़ा घर है और लड़का लड़का का तो कुछ कहना ही नहीं है। अरे हीरा है हीरा, हमारी ईशा का तो भाग ही जग गया। बस अब महादेव से सावन में यही प्रार्थना है कि हमारे लिया का भी ना ऐसा ही कुछ घर बर मिल जाए। ठाकुराइन काकी ने कहा, बुआ दादी आपको ये रिश्ता बताया किसने है? सीधे रुद्र सिंघानिया से ही शादी करने चल दी अपने पोती की। बुआ दादी ने भी बड़े ही घमंड से कहा, अरे उनके जो दादा है ना, वो हमार बचपन के दोस्त हैं। तुमका कुछ पता नहीं है। 6वीं क्लास तक हम उसका साथ ही पढ़े थे और फिर हमारी शादी हो गई। लेकिन ये देखो नसीब, शादी भी का एक के गांव में हुआ। मेरा ससुराल और जोगिंदर का घर दोनों आसपास ही था। लेकिन ये बढ़िया बात रहल
कि ससुराल जाने के बाद भी ऊ जमाने में भी हमरा सास ससुर हमरा पढ़ने से नहीं रोका और उस ससुराल से ही हम मैट्रिक तक पढ़ाई कर लिए। इस पर मिस्टर पुरोहित दादी को गले लगाते हुए बोले, बुआ दादी, अगर उस जमाने में आपके सास ससुर रोके होते तो आप थोड़ी है ना मास्टराइन बनती। और फिर सब हंसने लगे। अभी मिस रायन बोली, बुआ दादी, जिस दिन वो लोग आएंगे ना हमको भी बुलाइएगा। हमको ना रुद्र सिंघानिया से मिलने का बहुत मन करता है। अरे अरे, ये कौन पूछे वाले बात है, जरूर बुलाएंगे, काहे नहीं बुलाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं अब। कहते हुए बुआ दादी अपने घर के अंदर आने लगी, क्योंकि बारिश फिर से शुरू होने का मिजाज बना रही थी। होटल आर्कियाड के सामने रुद्र ईशा का हाथ पकड़े खड़ा था, लेकिन ईशा मास्क लगाने से मना कर रही थी और रुद्र उसे बार बार समझा रहा था। जब रुद्र के बहुत मनाने पर भी ईशा नहीं मानी तो रुद्र का अंतिम बाण चला, अगर तुमने मास्क नहीं लगाया ना तो मैं यहीं सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। ये सुनते ही ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कितने बेशर्म है आप, इतने सारे लोग हैं और आप छी। कहते हुए ईशा का गाल टमाटर की तरह लाल हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। जल्दी से वो गाड़ी की सीट पर रखा हुआ मास्क उठाई और उसे पहन लिया। इससे उसके चेहरे की लाली भी छुप गई। रुद्र की बात वसीम और उसके आसपास खड़े बॉडीगार्डों ने भी सुना था और सब मन ही मन हंस रहे थे, क्योंकि खुलकर हंसने की तो हिम्मत किसी में थी नहीं। रुद्र ने एक नज़र अपने सभी बॉडीगार्डों को घूर कर देखा और सभी ने अपनी नज़रें और नीची कर ली। उसने ईशा का हाथ पकड़ा और अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगा। वैसे ईशा यहाँ पहले भी आई थी पार्टी में, लेकिन आज उसे कुछ स्पेशल इज्जत मिल रही थी। सभी सर झुकाकर ग्रीट कर रहे थे और आंखें फाड़ फाड़ कर रुद्र को कम ईशा को ज़्यादा देख रहे थे। सब ईशा को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, आखिर ये लड़की है कौन। और सबके मन में जेलसी हो रही थी, खास करके महिलाओं के मन में। ये रुद्र सिंघानिया किसी के साथ रिलेशनशिप में है। इन सब बातों को इग्नोर करते हुए रुद्र ईशा को लेकर अपने प्राइवेट रूम में पहुंच गया और उसने वसीम से कहकर खाना मंगवाया। थोड़ी देर में खाना आया और 2 वेटर ने उसे टेबल पर अच्छे से लगा दिया। खाना देकर ईशा की भूख और बढ़ गई। उसने जैसे ही खाने पर से ढक्कन हटाया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये होटल वाला खाना था ही नहीं, ये तो घर वाला खाना था। और तो और उसकी सारी पसंद की खाना। उसने रुद्र को देखा। आपको कैसे पता मुझे ये सब पसंद है? रुद्र ने उसी तरह जवाब दिया जैसे तुम्हें पता है मुझे कैसी लड़कियां पसंद नहीं है। ये सुनते ही ईशा झेप गई और वो सर झुकाकर अपने प्लेट में खाना निकालने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट की वजह से उसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। उसने दूसरा चम्मच उठाया और खाना प्लेट में डालने की बजाय हाथ कांपने की वजह से उसने टेबल पर ही डाल दिया। ये देखकर रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो खुद खाना निकालकर ईशा के प्लेट में डालने लगा। रुद्र की ये छोटी छोटी केयर ईशा के दिल में फूल जैसी महक पैदा कर रही थी। खाना निकालते हुए रुद्र बड़ा ही हैंडसम दिख रहा था और ईशा उसे एकटक देख रही थी। रुद्र खाना निकाल चुका था और वो ईशा को देखने लगा। ईशा उसे देखने में इतनी खोई थी कि उसे ध्यान ही नहीं आया। फिर रुद्र ने अचानक से उसे छेड़ते हुए कहा, चले? अभी तो खाना नहीं खाया हमने। ईशा ने हकलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारा पेट मुझे देखकर भरने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हुए ईशा खाने लगी और रुद्र चुपचाप उसे देखने लगा। आप नहीं खाएंगे? ईशा ने खाते हुए कहा। नहीं, मैं पूरे 1 महीना सिर्फ फल पे रहता हूँ। यह सुनते ही ईशा को खांसी आ गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। रुद्र ने जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया। क्या कर रही हो? आराम से खाओ। कैसे रह लेते आप पूरे 1 महीना फल पे? मुझे तो 1 दिन भी नहीं रहा जाएगा और दाल चावल के बिना तो बिल्कुल नहीं। कहते हुए ईशा खाने लगी और रुद्र पीछे कुर्सी से सर टिकाए एकटक ईशा को बड़े ही प्यार से देख रहा था। ईशा रुद्र की नजरें अपने आप पर महसूस कर रही थी, लेकिन वो खाने में लगी हुई थी। खाना खाते हुए दाल और चावल ईशा के होठों के आसपास काफी लग गया था। रुद्र ने टिश्यू पेपर उठाया और उसके मुंह को साफ करने लगा। तभी ईशा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी क्यों साफ करना? अभी तो खाऊंगी तो फिर से लग जाएगा। तो जितना लगना है ना लग जाने दीजिए। एक ही बार खाने के बाद ना वॉशरूम में जाकर सीधे पानी से ही मुंह धो लूंगी। कहते हुए ईशा फिर से खाने लगी।
थोड़ी देर बाद एक और वेटर आया और वो थाली में कुछ फल रखकर चला गया। वो फल बड़े ही सजावट के साथ काट कर रखे गए थे। रुद्र उनमें से एक एक फल उठाकर खाने लगा। रुद्र ने ईशा की तरफ आम का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें चाहिए? ईशा ने झट से ले लिया। हाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कहते हुए ईशा रुद्र के प्लेट में से सारे आम के टुकड़े बीन बीन कर निकाल लेती है और अपने प्लेट में सजा लेती है और रुद्र दूसरा फल खाने लगता है। ईशा को जब एहसास होने लगता है कि उसका पेट दर्द करने लगा क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही खा रही थी। रुद्र ने सब कुछ उसके मनपसंद का रखा था। उसे पता था कि बाहर के खाने से ईशा को एलर्जी हो जाती है, इसलिए उसने घर जैसा खाना ऑर्डर किया था।